You have to focus more on the insurance part because you need to get exposure of labor laws. आपके सिलेबस में भी शायद कॉम्पेंसेशन पढ़ना है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पढ़ना है होगा बीबीए में तो है शायद तो मुझे लगता है आगे पढ़ना है हाँ, होगा और नेक्स्ट ईयर शायद एचआर भी पढ़ना है ना फाइनल ईयर हाँ तो उसमें होगा लेबर लॉ जरूर होगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझिए आप सिर्फ इसको लिख लीजिए यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन में यानी सोशल सिक्योरिटी में जो लॉ आता है वो सिर्फ एक तरीके का लेबर लॉ है लेबर लॉज बहुत ज्यादा तरीके के होते हैं ठीक है और सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन सिर्फ एक टाइप का लेबर लॉ ठीक अब आप अपने कॉपी में चार्ट बनाइए और ध्यान से समझिए कि सोशल सिक्योरिटी का लॉज कौन कौन सा होता है लेबर लॉज ये बताइए लेबर लॉ से क्या समझते हैं आप लोग ठीक है थोड़ा आइडिया तो है देखिए हाँ लेबर के वेलफेयर के लिए वेरी गुड क्या नाम तुम्हारा लेबर लॉज प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयर हमेशा माइटर होता है ज्यादा स्ट्रांग होता है वो अगर लॉज नहीं हो देखिए जब अनऑन पहले भी हम आपको ये क्लास में बता चुके हैं आपके घर मेड काम ऑब्जेक्टिव इसका उद्देश्य है कि लेबर लॉ होता है कि इसका जॉब उसका फिक्स नहीं होता है क्योंकि उसमें अगर एक परिवार एक आदमी कमाता है तो पूरा परिवार उसी को खाता है उसके सुविधा के लिए लाया गया लेबर लॉ अगर वो बैठ जाए तो उसका लेबर लॉ क्यों सुविधा के लिए लाया जाता है क्या है लॉ नहीं ये तुम थोड़ा सा अलग एक्टिविटी बोल रहे हो ऊपर वाला उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा हाँ एक्चुअली इसी के लिए उसके लिए जो वो बोली वो थोड़ा डिसेबलमेंट वगैरह में चली गई लेकिन वो जो बोला और ये जो बोला ये पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव है देखो जैसे ऐसे समझो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ गवर्नमेंट का लॉ लागू नहीं होता है जैसे तुम्हारे घर में मेड काम करती है अगर वो मेड एजेंसी से उठाई हुई नहीं है ना एजेंसी वगैरह से भी आप हम लोग लेते हैं ना राइट तो एजेंसी से जैसे अगर मेड नहीं उठाई हुई है तुमने जस्ट हम उसको उतना पैसा नहीं दे जितनी की मेरी बात है जितना मेरा उसके 1 साल के एग्रीमेंट में है तो एजेंसी वाला मुझे चार्ज कर सकता है तो मैम ये पैसा आपको देना ही देना है पर मेरे घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है उनको अगर हम पैसा कम भी दें और हम एक्सप्लॉइट करें कि 1500 देना है हम तुमको 1200 ही देंगे तो वो मेरा पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकती है जाके समझ नहीं बात कोई ऐसा क्योंकि उसको कोई लॉ गवर्न नहीं करता समझ नहीं बात बनिया की दुकान पे जो लड़का काम करता है उसको सुबह से शाम तक अगर मान लो वो बोला कि सुबह 8 बजे दुकान खुलेगी एंड देन द शॉप विल शट डाउन एट 8 o'clock लेकिन वो रोज 9 बजे बंद करवाता है कि चलो सामान अंदर रखो और सब समेटो तो क्या वो कंप्लेन कर सकता है कहीं नहीं वो ऐसे ही उठाया हुआ है लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है मान लो एयरपोर्ट ठीक है मान लो यहाँ पे एक एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो अगर लेकर के आया है मजदूरों को और जो सरकार का मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है मिनिमम वेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी 1948 एक लॉ है अगर वो उसके तहत उसको जितना मिनिमम सरकार ने फिक्स किया है उतना नहीं देता है और ये लेबर ऑफिसर को अगर कंप्लेन चला जाता है देयर कुड बी सीरियस एक्शन ऑन द एम्प्लॉयर ठीक है एचआर का रोल सिर्फ इसी से सीमित नहीं होता है जैसे आप कंपनीज में भी जो एचआर मैनेजर्स होते हैं ना
सीनियर हो जाते हैं, दे हैव टू गो टू लेबर कोर्ट में जाना पड़ता है इन लोगों को, जो सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ लेबर को लेके खटपट चलती ही रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। पैसा नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, कुछ पैसा काट लिया, ओवर टाइम कराया, उसका पैसा नहीं, तो कुछ लेकर के। समझ आई बात? लेबर लॉज इसीलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि लेबर कमजोर वर्ग का होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाना आसान है, क्योंकि जिसके पास खाने को पैसा नहीं है वो कोर्ट कचहरी दौड़ने नहीं जाता, नहीं ना जाएगा कि वो तो काम ढूंढेगा, मालिक दे दीजिए, मालिक दे दीजिए, यही होता है ना, पैसा है नहीं उसके पास, राइट? This is why labor laws have been enacted from time and again. समय समय पे जितनी जरूरत महसूस हुई उस हिसाब से अलग अलग लेबर लॉज को लाया गया, इनैक्ट किया गया, जरूरत महसूस हुई। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर एक बाइंडिंग है, एक ऑब्लिगेशन है कि आपको इन इन चीजों का ध्यान रखना है। जब हम लोग कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तब उसमें कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में एक फंक्शन उसका ये भी देखे थे ना, स्टैट्यूटरी या लीगल कॉम्प्लायंस। तो जो सरकार का दिया हुआ नियम कानून है, जो कानून है उसको फॉलो करना ही करना है किसी भी एम्प्लॉयर को, नेसेसरी। हाँ, ठीक है। लेबर लॉज आप समझ गए कि व्हाई इज लेबर लॉ इनैक्टेड? सी, a labor undergoes various types of problems, right? अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तुमने जो बताया वो एक टाइप का प्रॉब्लम है कि डिसेबल हो गए या डेथ हो गया वर्किंग प्लेस पे, तब क्या होगा? तुमने जो बताया कि वेलफेयर होना चाहिए, ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। मान लो कि डिसेबलमेंट का उसको पैसा मिल गया डेथ का, तो क्या उसके वेलफेयर के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। वो उसने वेलफेयर बोला। मान लो कि वेज के लिए, वेज की बात करो, देखो ये रिकॉर्ड है, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज अ गिवन स्टैटिस्टिक्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की लगभग 60% जो लेबर केसेस के कंप्लेन आते हैं, 60%, over 60% complaints are related to wage. पैसे क्यों ही रिलेट करके 60% केस आते हैं। स्ट्राइक्स वगैरह आप जितना देखेंगे वो जनरली पैसे को लेकर के होता है, ठीक है? कुछ पैसे के अलावा भी होता है, जैसे जैसे कि हम आपको बताते हैं कि पैसे के अलावा आप सोच नहीं पाएंगे कि लेबर पैसे के अलावा क्या सोच सकता है। जैसे कि इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज के ड्राइवर को ड्राइवर ही बोला जाता है। इंडियन रेलवेज के ड्राइवर को ड्राइवर ही बोला जाता था। आई थिंक ये चीज है लोको पायलट भी बोला जाता है ना मैम? अब बोला जाता है, वही बता रहे हैं 1994 में। बट उनको लगा, जो ड्राइवर्स थे वो यूनाइट हुए, उनकी ट्रेड यूनियन यूनाइट हुई एंड दे सेड कि दिस इज वेरी अनहाइजीनिक टू द I mean environment of my child. हमारे बच्चे लोग स्कूल में अच्छे, जबकि रेलवे के ड्राइवर को अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है, गार्ड को, ड्राइवर को अच्छा पैसा मिलता है, वो एक अच्छी जिंदगी अपने फैमिली को, बच्चों को एजुकेशन वगैरह सब दे सकते हैं। बट द थिंग इज कि हाँ, कि वो नाम जो है, जैसे अब ट्रक का ड्राइवर है और तुम ट्रेन का बोलोगे तो थोड़ा सिमिलर लगता है ना, सोसाइटी का परसेप्शन की बात करो तो वो बोले कि बहुत अनहाइजीनिक है, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, हमारे बच्चों को चढ़ाया जाता है कि पीपा के कहीं पड़ा हुआ होगा। ड्राइवर के इमेज किस तरीके का है, ट्रक के ड्राइवर का कैसा इमेज है? फिर पैसे की कोई बात नहीं थी इसमें, उन्होंने सरकार से ये बोला कि आप हमारा नॉमेनक्लेचर चेंज कीजिए, ठीक है, आप हमारा, तुमको कुछ बोलना है बराबर उसके कान में कुछ बोल रहे हो, हम देख रहे हैं बहुत देर से। तो कि उसके इमेज के लिए, उसकी हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है कि हमारे बच्चे जाते हैं, उठते बैठते हैं, स्कूल में चढ़ाया जाता है, या हमारे सोसाइटी में भी जो एक परसेप्शन ड्राइवर के नाम की वजह से बना हुआ है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। मास रिवॉल्यूशन हुआ इस बात पे, ठीक है, फिर उसको सरकार ने कंसिडर किया, फिर सारी कमेटी बैठी, मतलब कुछ प्रोसेस सरकारी चीज तो होते होते समय लगता है ना, कमेटी बैठेगी, फिर डिसाइड करेगी, फिर कैसे निकलेगा,
implement करें। फिर उस चीज को 6-7-8 महीने के बाद ये मांग मानी गई उनकी, एंड देन आज टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या बोला जाता है रेगुलेटरी ड्राइवर को, उसको पायलट। एक ही बात सरकार ड्राइवर उठा के पायलट बना देती है, ठीक है। तो बिना पैसे का भी मैटर होता है जो लेबर या वर्कर्स की ग्रीवेंस का मैटर बन सकता है, सोशल रिस्पेक्ट। तो ये लेबर लॉ सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता है। जब आप लेबर लॉज पढ़ेंगे तो प्रोटेक्ट रट लोगे, किताब से देखिए, समझो बात क्या है, ठीक है। ये किताब से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ तो लोगे, समझ में आएगी बात, तो पीडीएफ तो तुम भी डाउनलोड कर लोगे कहीं से, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना ही है क्योंकि वो वीक है, लेकिन उसके सोशल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। कई बार रेवोल्यूशन उसके सोशल इंटरेस्ट की वजह से हुआ, और ये लॉज ही है जिसकी वजह से लेबर एम्पावर्ड है। जैसे बहुत सारे, जैसे टाटा वगैरह में ना लेबर आज भी यूनियन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। टाटा वगैरह जब में आज के देखो, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया ना, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स बढ़ना शुरू हो गया, कंपनीज भी तेज हो गई। ग्रेचुटी अप्रेंटिस को नहीं दिया जाता है, पीएफ अप्रेंटिस को नहीं दिया जाता है, यानी जितना ज्यादा परमानेंट वर्कफोर्स कोई कंपनी रखेगी उतना उसको बेनिफिट देना पड़ेगा कि नहीं। तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो कहीं की तो तुमको बेनिफिट देना होगा। कंपनीज भी स्मार्ट मूव चलना शुरू की, देखते हो बहुत जगह नौकरी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की एनएचपीसी में, ये सब में कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स रखता है ये लोग, 3 साल 4 साल का। कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का ऑब्जेक्टिव ये, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या पढ़े हो ना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के बाद हटा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद। हाँ बोलो, मैम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है मैम कि काम किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद उसको काम 4 साल में कंप्लीट है, उसके बाद उसको निकाल दिया ये जाता है। सब नहीं, लर्न फन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो, एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैम एग्जांपल पढ़ लीज पे लिया जाता है, फिर लैंड लिया जाता है ना, एक फिक्स अमाउंट पे इसमें इतना ईयर तक रखा जाएगा, एक्सप्लोरेशन के लिए फिक्स अमाउंट पे इसको वर्क किया जाता है। क्या फिक्स्ड अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई पूछेगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ, बस इट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, मेरे और तुम्हारे बीच में अगर किसी मैटर को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है तो तुम बीच में छोड़ सकते हो, हम बीच में छोड़ सकते हैं, उसमें कोई लॉ नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि इट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ, नहीं इट इज एनफोर्स्ड बाय लॉ। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बनता है पूरा, तो कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर्स लेगा या इंजीनियर्स लेगा तो क्या होगा, देखो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में तो निकाल देता है। आप सुने होंगे कि 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो Yes, क्या ma'am. करता है, कंपनी अपना बेनिफिट बचाती है। हम बोले ना कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारे वर्कर्स को वो बेनिफिट्स नहीं दी जाती है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। कंपनी अपना कॉस्ट बचाती है इस तरीके से, ठीक है। उस पे बहुत सारा लेबर लॉज नहीं लागू होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे, बहुत सारा चीज, और ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे वो लिखा रहता है। जो मैम जो फिक्स होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आया होगा, दोनों एम्प्लॉय का सैलरी में तो डिफरेंट होगा, वो हाँ सैलरी डिफरेंट रखता है कॉन्ट्रैक्ट का, लेवल है और हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे हाँ और हाँ एक फिक्स एकदम है। एकदम परमानेंट एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में फर्क होता है। हाँ तो आप ये देखेंगे एलपीजी पढ़े हैं, यस मैम। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद से कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर बहुत ज्यादा बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ज्यादा रखा जाने लगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई ही हुई, कंपनी का भी फायदा होता है इससे, है ना। वो क्या करते हैं उस तरीके से, वो उस तरीके से अपना बेनिफिट्स बचाते हैं और बहुत पैसा लगता है बेनिफिट्स में। लगभग आप किसी के रिक्रूटमेंट का 22% पैसा उसके बेनिफिट का पैसा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो लेबर लॉज बहुत डायमेंशन से आपको सब, ये पूरा का पूरा एक मैंने 4-5 क्लास लग जाएगा इसको समझाने, तो आप शॉर्ट पे समझिए, मैम इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। बताते हैं आगे बताएंगे, नहीं होगा। लेबर लॉज बहुत सारी चीजों को डायमेंशन से लेबर को प्रोटेक्ट, सेफगार्ड, सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए लेबर लॉज इनैक्ट किया जाता है, जो सरकार ने किया है अलग अलग साल में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, ठीक है। अब
चार्ट बनाएंगे पहले। लेबर लॉज, लेबर लॉज को हम 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया करो, इधर उधर नहीं। अब एक्ट में पढ़ना है, याद रखना है। हो गया? देखिए, जैसे नाम बताया जा रहा है, प्रोटेक्टिव लेबर लॉज कैसे लेबर लॉज होंगे? जो वर्कर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप प्रोटेक्शन को 2 तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, धीरे धीरे एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, है ना। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, तो ये इनैक्ट बहुत पहले हो गई थी। अमेंडमेंट हो करके नया एक्ट लाके जो 48 वाला है वो अभी लागू है, उसमें संशोधन होते रहता है टाइम में टाइम। प्रोटेक्शन हम 2 तरीके से देते हैं। पहला, पहले के टाइम पे वर्कर को बिल्कुल ठूस दिया जाता था कमरे या फैक्ट्री में, न लाइट आ रही है सही से, न वहाँ पे प्रॉपर एरेशन है, न वेंटिलेशन है, न लाइटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आप स्ट्रेस लगेगी आंख पे, आंख खराब होगी इन द लॉन्ग रन। ये सब क्या है, अमानवीय चीजें हैं ना, क्या आप काम करा रहे हैं और वो डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर ये लॉ लाया गया, इसका मतलब पहले वो काम होता हुआ होगा। अगर किसी एक्ट में ये है कि 9 साल से नीचे के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करना है अब से, तो मतलब कि 9 के नीचे का बच्चा एम्प्लॉयड होता था, तब ना उसको मना किया गया। हाँ, जो भी है। तो प्रोटेक्शन आप 2 तरीके से, लेबर का प्रोटेक्शन 2 तरीके से आप बात कर सकते हैं। पहला, उसकी वर्किंग कंडीशन का प्रोटेक्शन, कि आप उससे काम ले रहे हैं तो then you maintain a proper working condition which is okay for the labor to work in. For example, फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 जो हर रजिस्टर्ड फैक्ट्री पे लागू होता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम, माने इतनी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद और दी जा सकती है। ठीक है, 2 लोगों के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बिल्कुल कंजस्टेड करके वर्कर्स को काम करेंगे तो एक तो काम करने में दिक्कत, दूसरा एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मशीन पे काम होता है ना। तो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग होता होगा ना, जिस चीज का प्रोड्यूस होता होगा देखो, फैक्ट्री का तुम प्रोडक्शन इंजीनियर सुने हो, प्रोडक्शन इंजीनियर सुने हो, उसका काम क्या होता है, वर्किंग स्पेस करना। ठीक है, वर्किंग स्पेस को बताना कि उस स्पेस में कितना क्या स्पेस होना चाहिए, वर्किंग गैलरी कितना होना चाहिए। अब बताओ, ये बेंच ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इस बेंच को माने अगर कोई मोटी बुद्धि से काम करे कि बस एक जाने का रास्ता ही तो होना चाहिए, आप सारा बेंच एक तरफ कर दीजिए और वहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, तो आ जा तो आप तब भी सकेंगे, लेकिन सफोकेशन लगने लगेगा इतना बेंच साथ में रहने से। तो आपको दिक्कत सी, ये सब चीजें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन ऐसे अलग अलग है तो थोड़ा सा रूम स्पेशियस लगता है। तो ये तो छोटे से रूम की बात है जहां आप डिफाइन, पूरा का पूरा फैक्ट्री का मेंटेनेंस है ना, उसको बनाने में कंपनी बहुत सारी चीजें सोचती है। कॉस्ट, वेयर हाउस को पास में रखो, रॉ मटेरियल से जहां ढोलना है, ज्यादा डिस्टेंस रखोगे ज्यादा बैटरी लगेगी, बैटरी कार से सामान ढुलता है अंदर में, बहुत सारी चीजें को सोचना पड़ता है। प्रोटेक्शन जब हम वर्कर्स को देते हैं, हम 2 तरीके से बात करते हैं। एक, उनके वर्किंग कंडीशन का प्रोटेक्शन, कि वो किस कंडीशन में काम करते हैं, और दूसरा उनके
वेज का प्रोटेक्शन, यानी उनके पैसे का, पैसे के ऊपर किसी लेबर का ज्यादा इशू हो सकता है, बोनस देने से मालिक मना कर दे, न्यूनतम मजदूरी देने से मना कर दे, आदमी और औरत एक ही कैपेसिटी का काम करे लेकिन आदमी को ज्यादा पैसा दे, औरतों को कम। आज भी ये चीज प्रैक्टिस नहीं, लॉ आने के बाद भी एग्रीकल्चर में बहुत देखने को मिलता है ये चीज, है ना। तो वर्किंग कंडीशन और वेज, देखो तुम लोग एक्ट का नाम सुन लो, तुमको लिखना नहीं है, सेम लिखवानी है, उतना डिटेल नहीं जाना है। वर्किंग कंडीशन, ये बताइए खान में यानी माइंस में जैसे काम होता है, क्या फैक्ट्री में भी वही उसी नेचर का काम होता है? नहीं। बीड़ी और सिगार फैक्ट्री में उसी नेचर का काम होगा? अलग होगा। मोटर ट्रांसपोर्ट का जिस जो जहाँ पे काम होता है इंडस्ट्री में, क्या वहाँ उसी नेचर का काम होगा? नहीं। कुछ, इसलिए तो तुमको बोले कि रुको क्लास आगे बढ़ने दो, हम समझ रहे थे, हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्री में नेचर ऑफ वर्क काफी अलग होता है, अलग होने की वजह से उनके लिए अलग लॉ बनाया गया है, ठीक है। जैसे माइंस में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, होने का चांस है ना, तो माइंस में एक्सीडेंट का एक पूरा का पूरा चैप्टर, ये हो जाएगा तो क्या, वो हो जाएगा तो क्या, इस तरीके से। देखो वर्किंग कंडीशन में क्या क्या आता है, जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952। अच्छा, प्लांटेशन मालूम है? बगान, हाँ, चाय बगान नहीं देखे हो, टीवी में देखे होगे ना, कैसा होता है बगान, ऐसे करके पहाड़ों पे जनरली होता है, हम सीढ़ीनुमा होता है, स्टेप फार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सालों भर बारिश होती रहती है। एक तो पहाड़ का ज्योग्राफी ऐसा होता है कि वहाँ पे घर भी ऐसे ही खड़ा रहता है, इक्वल नहीं होता है। और प्लांटेशन बगान इस तरीके का होता है, प्लांटेशन पे काम करना नेचर ऑफ वर्क उसमें अलग होगा कि नहीं फैक्ट्री से काम करने के लिए? साल भर लगभग बारिश होती, रोज ही बारिश होती है लगभग, हाँ। तो वहां पर, और प्लांटेशन बगान में जहाँ काम होता है वो शहर से थोड़ा दूर होता है। आप घूमने के लिए जाएंगे ना तो वो एक स्पॉट बना दिया जाता है गाड़ी से कि 10 स्पॉट्स में एक स्पॉट जोड़ लिया कि प्लांटेशन आपको दिखाने ले जाए, तो जो जाते हैं उनको मजा आता है, लेकिन जो काम करने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए फैक्ट्रीज एक्ट में अकोमोडेशन की चर्चा नहीं है, रहने के लिए रेसिडेंस की चर्चा नहीं है। देखो नेचर ऑफ वर्क से एक्ट कैसे अलग होता है, लेकिन प्लांटेशन क्योंकि शहर से दूर होता है, therefore there is an adjustment for accommodation, ठीक है। तो उनको वहां पे छाता, रेनकोट ये सब प्रोवाइड किया जाता है, हाँ, क्योंकि रहने की बात होती है। तो इसमें वर्किंग कंडीशन में आता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, the Mines Act 1952, the Labor Plantation Act 1951, the Beedi and Cigar Worker Act 1966, the Motor Transport Vehicle Act 1961, ये सब वर्किंग कंडीशन में है, हाँ। नहीं वो तुमको पढ़ याद नहीं, बस सुनो, प्लांटेशन बताए ये तो समझ में आया ना, ये समझ में आता है ना, याद रहता है, ऐसी बात नहीं है। एक्ट तुमको नहीं पढ़ना है इसलिए नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल है ये सब, एमबीए में जान लोगे तब भले पढ़ना होगा। वेज, ठीक है, वेज से रिलेटेड ज्यादातर मैटर लेबर का क्या होता है, वेज से रिलेटेड होता है, पैसे की वजह से ज्यादातर तो पैसा ही रोका जाता है। वेज में भी इनैक्टमेंट है, पहले क्या होता था, आजादी के पहले सोचो, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो बनाया गया, बंधुआ मजदूर तो थे ही, और जो बंधुआ मजदूर नहीं थे उनका भी पेमेंट रेगुलर नहीं था, कभी 7 को दिया, बंधुआ मजदूर तो अब इलीगल हो गया, अब नहीं रख सकते हैं आप, तो कभी 7 तारीख को दिया, कभी 10 को दिया, कोई माई बाप नहीं पेमेंट का, कोई फिक्स डेट नहीं, तो ऐसे दिक्कत होती थी। तो जो एक कमीशन ऑफ लेबर था, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1939 में फ्रेम हुआ था, उसने बोला कि नहीं, वेज पेमेंट होने की भी कोई डेट होना चाहिए, एम्प्लॉयर के ऊपर भी कोई बाइंडिंग होनी चाहिए कि भाई आप इतना से इतना टाइम में कभी भी आप पे कीजिए, ताकि वो अपने घर और अपने एक्सपेंसेस को देख सके, ठीक है। तो इसमें वेज में आता है कुछ एक्ट, जैसे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948,
इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब आदमी और औरत को सेम काम करवाया, लेकिन आदमी को ज्यादा पैसा दिया और औरतों को कम। आज भी ये ऐसे एग्रीकल्चर वगैरह में अभी भी बहुत होता है, अधिकांश होता है। अभी भी है। उसके बाद आइए रेगुलेटिव लॉस। रेगुलेट करना मतलब क्या होता है? हाँ, रेगुलेट से क्या समझते हैं यहाँ पर बताइए। लेबर लॉस में किसके रिलेशन को रेगुलेट करने की बात हो रही है? हाँ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की बात हो रही है। रेगुलेटिव लॉज वही लॉज बताते हैं। देखिए देखिए, लॉज प्रोटेक्ट करना वो सब तो ठीक बात है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, आप ऐसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन को समझिए। आपके लिए आपके लिए अगर यहाँ एक टाइम, एक फ्रेम हो, एक पेपर पे एक रूल हो, कोई लॉ हो जो ये गवर्न करता हो कि स्टूडेंट्स क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता हो कि आप क्या नहीं कर सकते, हमको पता हो कि आप क्या नहीं कर सकते, और उसी लॉ में ये भी पता हो कि टीचर्स का दायरा कहाँ तक है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या नहीं कर सकते, ठीक है? आपको भी पता हो कि मैम ऐसा नहीं कर सकती है, हमको भी मालूम हो कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। क्या ये हमारे रिलेशन को रेगुलेट नहीं कर रहा है? ये बेहतरी है, कोई chaos नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना? आपको पता है आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे तो गलत हो जाएगा। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अगर मैं उससे आगे बढ़ूं तो वो एज अ टीचर वो गलत हो जाएगा। यही चीजें रेगुलेटिव लॉज में होती है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। देखो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें हमेशा ही खटपट होती रहेगी, क्योंकि दोनों की डिमांड्स डाइवर्जेंट होते हैं। डिमांड्स डाइवर्जेंट हैं। हम आपको बोलेंगे क्लास कीजिए, आप बोलेंगे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, होगा? आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं, फिर देखिए। लेकिन हम बोलेंगे क्लास तो करना है, और आप बोलेंगे कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई। फिर हम अगर प्रेशर देना शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे हम अत्याचार कर रहे हैं। समझ गए? धीरे धीरे समझिए इस बात को, कि अगर क्लास में कोई बात कर रहा है और हम उसको बार बार मना कर रहे हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आप सबको मानते, फिर भी अगर कुछ बच्चे क्लास डिस्टर्ब करते हैं और हम कुछ एक्शन ले ले, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैम अत्याचार कर रही है, यही सोचेंगे ना? एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि आपका ट्रांसफर वहां हो जहां जरूरत हो मैन पावर की। आप हमेशा चाहेंगे कि आपका ट्रांसफर आपके होम टाउन में कर दिया जाए, वो चाहेगा कि आपको सैलरी थोड़ी कम दी जाए, कम में काम चला लिया जाए, और आप चाहेंगे कि पैसा और दो। वो चाहेगा कि प्रमोशन मेरिट के बेसिस पे हो, और आप चाहेंगे कि प्रमोशन टाइम बेसिस पे हो। मैं 3 साल हो गया, हमको प्रमोट कर दो, नहीं किया तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा कि नहीं? राइट कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो पाता है। राइट कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, इसीलिए रेगुलेटिव लॉज बनाए गए, यही सोच के। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हजारों इश्यूज और हैं। आपको वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कभी पढ़िएगा, अगर होगा सिलेबस में, बहुत मजा आएगा वो पढ़ने। तो इस WPM, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि व्यूज डाइवर्जेंट होते हैं। आप जो चाह रहे हैं नो टॉकिंग, आप जो चाह रहे हैं एम्प्लॉयर उसका उल्टा चाह, तो क्या सॉल्यूशन? इसीलिए लाया गया रेगुलेटिव लॉ। रेगुलेटिव लॉज में क्या क्या आता है? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन का दायरा कहाँ तक है उसको पता है,
मैनेजमेंट को पता है the Industrial Standing Orders, the Industrial Order Standing Employment Act 1946, Industrial Disputes Act 1947. कब आप स्ट्राइक करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, कब हम लॉकआउट कर दें कि कंपनी ताला बंद कर दे, करते रहो काम, वो इलीगल कब हो जाएगा। आप कितने दिन पहले आपको नोटिस देना जरूरी है, वरना आपकी स्ट्राइक इलीगल डिक्लेयर हो जाएगी। और अगर आपकी स्ट्राइक इलीगल है और तब मैंने लॉकआउट कर दिया तो मेरा लॉकआउट लीगल हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा बहुत 6-5 एक्ट में होता है, बहुत अच्छा होता है एक्ट पढ़ना भी, मजा आता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी लॉज में भाई 3 लॉज आया। अब आइए सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का सारा एक्ट आप बताइए, हम सब लिखवा चुके हैं, नाम नहीं याद होगा फिर भी बताओ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1923, हाँ, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, मैटरनिटी बेनिफिट 1961, हाँ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। ठीक, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों दिया जाता है, ये सब का क्लास हो गया। अब ठीक से समझ में आ रहा होगा कि सोशल सिक्योरिटी में लॉ क्यों है, और ये सिर्फ एक टाइप ऑफ लेबर लॉ है, इसीलिए लेबर लॉ बताना जरूरी था कि सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ वेलफेयर है जो तुमने बोला, लेकिन ये वेलफेयर है क्या, ये तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब एक आता है वेलफेयर। वेलफेयर मतलब देखो ये ना वहां पर वैसे जगह पे किया जाता है जहां पर कि जैसे कोल माइंस है, माइका माइंस है, बहुत पुअर कंडीशन होती है वर्कर्स की, तो वो एक अपना फंड क्रिएट करते हैं और उससे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आया लेबर लॉज? लेबर लॉज समझिए सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, for social interest also labor laws are formulated, they have been formulated from time and again, and social security law is just a type of labor law. और सोशल सिक्योरिटी में 3 लॉ हम पढ़ाएंगे, नॉट लॉ, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज ग्रेच्युटी, व्हाट इज ईएसआई एंड व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, बस। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट ग्रेच्युटी। थैंक यू। मैम ऑनलाइन में कितना 17